तो फ्रेंड्स, पिछली एक क्लास आपको एनिमेशन के थ्रू मिली होगी जो कि आइसोनियाजिड एंड निकोटिनिक एसिड के ऊपर हमने बनाई थी। उसमें उसकी सारी चीज़ें जैसे कि आइसोनियाजिड का एब्जॉर्प्शन एंड फेट एक्सक्रेशन क्या होता है, एडवर्स रिएक्शन क्या होता है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको एनिमेशन के थ्रू उस वीडियो में मिल जाएंगी। लेकिन अब हम इसकी डोज बताते हैं कि हमें एज ए फार्मासिस्ट हमें उसकी कौन सी डोज देनी है, कितनी डोज देनी है आइसोनियाजिड टैबलेट की। तो सर पहले तो ये टैबलेट फॉर्म में होगी, टैबलेट फॉर्म में होगी तो हमें 300 mg यानी कि 300 mg डेली देनी है, वो भी ओरल रूट यानी कि मुंह के द्वारा, ओरल रूट के द्वारा हमें 300 mg डेली देनी है टैबलेट के रूप में। ठीक, ये हो गया आइसोनियाजिड का प्रिपरेशन एंड डोजेज। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे कीमोथेरेपी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस की क्लासिफिकेशन की, प्राइमरी और रिजर्व ड्रग्स को। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी और रिजर्व ड्रग्स को। तो इसमें क्या होती है कि जैसा कि उसमें भी था बैक्टीरिसिडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक, ऐसे ही इसमें भी बैक्टीरिसिडल भी होगी और बैक्टीरियोस्टैटिक भी होगी। तो बैक्टीरिसिडल मैंने पिछली क्लास में बताया था क्या होता है। तो बैक्टीरिसिडल क्या होता है, जो बैक्टीरिया को किल कर देता है। किल मतलब मार देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। तो ये बैक्टीरिसिडल तुम आप ऐसे भी समझ सकते हो कि शिडल, सी यानी कि सुसाइड, और सुसाइड मीन्स आत्महत्या या हत्या कर दो, मतलब आत्म नहीं कर सकते तो हत्या कर दो, जो हत्या कर देती हो किसकी, बैक्टीरिया की, आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो इसमें कौन कौन सी दवाई आती है, कैप्रियोमाइसिन आ गई, कैनामाइसिन आ गई। ठीक है, ये दो ड्रग्स डिप्लोमा के लिए बहुत हैं। और बैक्टीरियोस्टैटिक मीन्स इनहिबिट कर देना, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देना और धीरे धीरे उसे समाप्ति की ओर ले जाना, यही बैक्टीरियोस्टैटिक का काम करती है। स्टैटिक मीन्स स्टेट अवस्था में पहुंचा देना यानी कि रोक देना। तो इसमें कौन कौन सी आती है, एथियोनामाइड एंड साइक्लोसेरिन। कौन कौन सी आती है, बैक्टीरिसिडल में कैप्रियोमाइसिन, कैनामाइसिन एंड बैक्टीरियोस्टैटिक में एथियोनामाइड एंड साइक्लोसेरिन। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कीमोथेरेपी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ओके, you can understand this table. After that we will go to new things like as adverse reaction, absorption and other things. तो फ्रेंड्स, हमने अब तक INH के बारे में पढ़ा, ठीक है, वो भी एक बैक्टीरिसिडल थी। अब हम एक और बैक्टीरिसिडल रिफैम्पिसिन के बारे में पढ़ेंगे। तो रिफैम्पिसिन तो आप सभी को पता ही है, ज़्यादातर बिकने वाले ड्रग है। तो क्या होता है रिफैम्पिसिन, कैसे वर्क करती है, क्या होता है इसके अंदर। पहली बात तो ये सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होती है किसकी, रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन नहीं, रिफामाइसिन बी की, किसकी, रिफामाइसिन बी की। ये आपको याद रखना है। इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ रिफामाइसिन बी। अब ये आइसोलेटेड कहाँ से होती है, अलग कहाँ से होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिट्रेनेई, ये चीज़ स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिट्रेनेई, ये इससे आइसोलेट की जाती है। अब ये बैक्टीरिसिडल तो होती ही है, सबको पता है। और फिर ये एक्ट कैसे करती है, एक्ट्स बाई DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। ये एक्ट करती है जो DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज होता है उस पर, यानी कि RNA पॉलीमरेज पर जो क्या होता है, DNA डिपेंडेंट होता है।
ठीक। वेल ऑब्जर्व्ड बाई ओरल रूट, ये एक अच्छी अवशोषक है मुख द्वारा यानी कि ओरल रूट द्वारा। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन टिश्यूज, ज़्यादातर ये टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, बटती है। और इट इज मेटाबोलाइज्ड टू डाई एसिटाइल रिफाम्पिसिन, और ये मेटाबोलाइज्ड होती है डाई एसिटाइल रिफाम्पिसिन में। ठीक है, समझ गए आप? तो ये हो गई रिफाम्पिसिन ड्रग। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब तक हम पढ़ रहे थे रिफाम्पिसिन के बारे में, उसकी एब्जॉर्प्शन रेट, उसका एक्सक्रीशन। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इसके एडवर्स रिएक्शन क्या होते हैं। एडवर्स रिएक्शन क्या क्या होते हैं इसके, हम इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो ये करती है, सबसे बड़ा हेपेटाइटिस हो जाना है। ठीक। इट प्रोड्यूसेस स्किन रेसेस, ज़्यादातर दवाइयाँ अगर साइड इफ़ेक्ट डालती हैं तो वो स्किन रेसेस के रूप में ही डाल देती हैं। ये भी इसका एक साइड इफ़ेक्ट है, एडवर्स रिएक्शन है। इओस्टेनोफिलिया, ये भी इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। और लीकोपीनिया, ये भी इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। रिफाम्पिसिन जो है वो यूरिन को इम्पार्ट कर देती है ऑरेंज टू रेड कलर, स्वेट को कर देती है, और आपके टीयर्स को भी ऑरेंज या रेड कलर में बदल सकती है। ये इसके सारे एडवर्स रिएक्शन हो जाते हैं। अब इसकी डोज कितनी होनी चाहिए, हम डोज की बात करें, हर फार्मासिस्ट को ये जान लेना चाहिए कि डोज कितनी होनी चाहिए। डोज का मतलब खुराक कितनी होनी चाहिए रिफाम्पिसिन की। तो 450 mg डेली बाय माउथ, यानी कि ओरल रूट आपको पता ही है, तो ओरली ही दी जाएगी बाय माउथ, यानी कि एडवर्स रिएक्शन ये सारे हो गए। अब इसकी डोज कितनी होनी चाहिए, 450 mg डेली बाय ओरल रूट यानी कि बाय माउथ। तो ये इसकी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग को।